हेलो दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 1 के अंडरस्टैंड इंडिया का। ठीक है, तो पहले वीडियो में हम लोगों ने डाल चुका है कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पार्ट 1 हमने पहले ही डाल दिया और ये पार्ट 2 वीडियो है। आप लोग पहले पार्ट 1 को देखिएगा, फिर पार्ट 2 को देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो यूनिट है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो 2 वीडियो से ही मैं इस यूनिट को कंप्लीट करने वाला हूँ। पहले पार्ट 1 देखिए, इसके बाद इस वीडियो का आप देखिएगा तो ज़्यादा आपको क्लियरेंस मिलेगा और इससे ये होगा कि आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो आपका पार्ट 2 है। ये हमारा पहला क्वेश्चन इस वीडियो में आ गया है। देखिए, भारत का संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? क्योंकि संविधान से रिलेटेड ही क्वेश्चन इस वीडियो में बहुत सारा आने वाला है। तो प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस जान पे करते हैं कि प्रेस जो होता है खुद आज़ाद होता है। ठीक है, उस पर किसी तरह की लगाम नहीं होती है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जरूर रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं दूसरा नंबर में। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि मौलिक अधिकार कुल 6 है वर्तमान। ठीक है, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। पहले कितना था? 7 था। पहले 7 था, एक हटा दिया गया। किसे हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, ये हम लोग पता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए, मौलिक अधिकार हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। आप कोई भी हड़ताल पर चलिए, वो मौलिक अधिकार नहीं है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? शोषण नहीं किया जाता, शोषण के विरुद्ध का अधिकार के बारे में वर्णन आपको अनुच्छेद 23 और 24 में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता की यानी धर्म के मामले में सभी आज़ाद है, अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, सभी अपने अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 25 से 30 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, देखिए बात कर रहा है कि किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 32 है। या और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, यानी कि देखो भीमराव अम्बेडकर जो रहे थे, उसने उसे ने इस अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, हृदय और आत्मा संविधान के इसी अनुच्छेद को कहा है। तो बड़े अच्छे से आप लोग याद रखिए, हृदय और आत्मा किससे कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। क्वेश्चन छठा पे आ जाते हैं कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? आपको तो पता ही है कि संविधान के जो अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार रहा था वो पहले मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। याद रखिएगा, अभी संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार। ठीक है, और ये आपका किस में हटाया गया है? तो समाप्त किया गया था आपके 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। संपत्ति का अधिकार एक, तो संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में क्या है? तो वह है एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। देखिए, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी आपको जा रहे थे, बंदी का बात हो रहा है कि पुलिस अगर किसी को पकड़ता है तो सब बंदी प्रत्यक्ष करेगा। तो और ये चीज़ आपको पता है कि किसी को पकड़ता है तो उसे उसका कारण बताना होगा कि किस लिए उसको पकड़ा गया या किस लिए अरेस्ट किया गया। इसके अलावा उसे 24 घंटा के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना होगा। इसके अलावा उसे अधिकार है कि वो अपने वकील से परामर्श करे। तो ये 3 बातें आप लोग याद रखिएगा। तो ये समादेश जारी करता है, इस क्वेश्चन पर देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश जो जारी करने का अधिकार जो होता है आपका उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय दोनों को होता है, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ये अधिकार होता है। मत देने का अधिकार होता है। देखिए, मत देने का अधिकार, मत तो पता चल रहा है कि वोट का बात करते हैं, तो वोट तो राजनीति में ही होता है। ठीक है, तो राजनीतिक बात आ गया तो एक राजनीतिक अधिकार हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 10वां नंबर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? देखिए, पहले बात और एक चीज़ जान लीजिए कि हमारे जो मौलिक अधिकार तो 6 है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसी परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है, कहीं सस्पेंड कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए सस्पेंड किया था, फिर वापस उसे ले आया जाता है। तो किन परिस्थितियों में सस्पेंड किया जा सकता है? तो आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, कब देश में अगर आपातकाल लग जाए, कोई मुसीबत आ जाए किसी तरह का, तब
तब निलंबित किया जा सकता है। सेना सदस्यों के संबंध में, अगर सेना को जो हमारे देश के जो सैनिक होते हैं उससे रिलेटेड कोई मामला होता है तब भी उसे निलंबित किया जा सकता है, या फिर जब सैनिक विधि लागू हो तब भी हो सकता है। यानी कि इसको सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सभी परिस्थितियों में अगर ये परिस्थितियां अगर आती हैं तो संवैधानिक उपचारिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ग्रहण किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कि किस देश के संविधान को देख कर लिया गया है, तो वो देख लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो किसी भी राज्य को कल्याणकारी बनाता है। ठीक है, तो संविधान के किस भाग में ये उल्लेख है, तो आपका भाग 4 में उल्लेख है इसका। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो अगर इसमें आप अनुच्छेद पूछने वाला है, पहले तो हम लोगों ने भाग पढ़ा, अब ये अनुच्छेद पूछ रहा। तो अनुच्छेद आपका 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, सारे नियम इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे जरूरत के अनुसार भुनाया जा सकता है। तो ये किसने कहा था, यहाँ पे आपका होना चाहिए था कि किसने कहा था, ये कहने वाले किसने थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा। ठीक है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था ऑप्शन नंबर बी, के.टी. साहा ने कहा था कि अपने हिसाब से वो चेक को भुनाया जा सकता है। 15 में है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो कल्याणकारी राज्य का आदेश ही इसमें दिया था नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य को कल्याणकारी बनाने का आदेश जारी किया जाता है। ठीक है, 30वें क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर नीति निर्देशक तत्वों का अगर क्रियान्वयन करना है, लागू करना है, तो किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर जारी करता है। ठीक है, संसाधन पर क्या उपलब्ध है, संसाधन पैसा है या फिर संसाधन जो भी चीज़ है, तो उसी के अनुसार वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता है। 17वां क्वेश्चन हम देखिए, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। दो चीजें, ठीक है, एक हो गया मौलिक अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन दोनों के मामले में क्या चीज सही है, तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। ये बात आप लोग ध्यान रखते हैं कि कोई समान काम करते हैं तो समान वेतन मिलना चाहिए। तो ये किसमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में एक ये स्पष्ट बात लिखा हुआ है कि जो भी जितने घंटा में यानी कि समान काम करेगा तो उसका समान वेतन मिलेगा, चाहे जैसे जो भी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहा कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में राज्य के लोक कल्याणकारी संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो लोक कल्याणकारी की बात कर रहा है और संविधान में तो कल्याण वाला बात किस में आएगा, तो वो होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही आएगा कल्याणकारी के बाद। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट आते हैं 20वें नंबर में, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता, ठीक है, तो ये लागू है आपका हमारे गोवा में। ठीक है, गोवा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21वां नंबर है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में। देखिए, समान न्याय, सबके लिए समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। विधि सहायता माने कानूनी सहायता, किसी को कानूनी सहायता चाहिए वो बिना शुल्क के, तो वो भी इसमें दिया जा सकता है। तो इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 39A में है। ठीक है, 22वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। ठीक है, एक समान सिविल संहिता की बात कही गई है किस अनुच्छेद में, तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 44 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का उल्लेख, देखो संविधान का किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया। देखिए, न्यायपालिका अलग है और कार्यपालिका अलग है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो ये किस में लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है।
तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो वो सूचना का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है, तो ये किसके लिए, तो ये नाम से ही पता चलता है कि राज्य के नीति निर्देशक, तो राज्य आगे में लग जाता है, तो राज्य के नीति निर्देशक से अगर पता चलता है तो राज्य का ही महत्व ज्यादा होता है, राज्य का, यानी कि राज्य इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का उल्लेख किया। ये तो जो जैव विविधता का जो बात कर रहा है ना, अगर हम समझिए जैव विविधता शब्द को पहले समझ लेते कि होता क्या। अगर आप समझिए कि एक जंगल है, ठीक है, एक जंगल है और जंगल में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के पेड़ रहते हैं, उसके अलावा वहाँ जानवर भी अलग अलग रहते हैं, जैसे बाघ, हाथी होता है, से बाघ, हाथी और बहुत सारा जानवर होता है। उसके अलावा कीड़े मकोड़े भी अलग अलग रहते हैं, सांप भी पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग चीज़ होना, हर तरह के चीज़ अगर जंगल में पाए जाते हैं तो उसे विविधता आता, यानी कि यही चीज़ होता है जैव विविधता। एक ही जगह में बहुत सारे अलग अलग चीज़ रहना, उसको जैव विविधता कहते हैं। तो सबसे पहले ये जो शब्द है इसका प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक रहते WG रोशन। ठीक है, WG रोशन है, तो उसने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेवल का बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, भारत का नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जैव विविधता का दिवस मनाया जाता है आपका 22 मई को। ठीक है, 22 मई होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि राजोपस, देखिए राजोपस एराइजस नामक कवक में किस घातक तत्व को हटाने की क्षमता होती है। ये राजोपर एराइजस जो होता है ये किस घातक तत्व को हटा सकता है, तो ये यूरेनियम को भी हटा सकता है, थोरियम को हटा सकता है, यानी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, देखो कौन सा जैव विविधता संपन्न क्षेत्र झारखंड में स्थित है, तो यानी कि झारखंड में ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र जहाँ जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये पिठोरिया घाटी भी है, ठीक है, और सारंडा का जंगल भी है, और नेतरहाट की पहाड़ी भी है, यानी कि इन सभी जगहों में जैव विविधता पाया जाता है, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हमारा अगला सवाल है कि किस पेड़ का उपयोग रस्सी बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो ये इसमें से कौन सा पेड़ है जिससे रस्सी बनाया जाता है, तो वो शीतल का पेड़ है। शीतल का पेड़ से छाल से जो छाल होता है उसको तना से रस्सी बनाया जाता है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है कि किस प्रजाति का गिद्ध झारखंड में पाया जाता है, तो झारखंड में ये सभी तरह के जो गिद्ध पाया जाता है, जिप्स बैगलेंसिस भी पाया जाता है, जिप्स इंडिकस भी पाया जाता है, और ओजिप्सिया भी पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है उपरोक्त सभी तरह के गिद्ध हमारे झारखंड में पाए जाते हैं। कैनहरी हिल झारखंड के किस जिले में स्थित है ठीक है, कैनहरी झील झारखंड के आपका हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, कैनहरी पहाड़ी का बात कर रही है। नेक्स्ट आते हैं कि 33वां नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड टूरिज्म नीति 2015 के तहत इनमें से किस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है, टूरिज्म नीति, ठीक है, पर्यटकों को बढ़ावा दिया जाना। पर्यटक ये होता है कि जो बाहर के लोग आते हैं, ठीक है, पर्यटक बाहर के लोग घूमने के लिए आते हैं, कोई कोई भारत में बहुत सारे जगह है ना जो देश विदेश के लोग आते हैं घूमने के लिए, तो झारखंड में भी पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई गया था। तो किस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है, तो ये फॉसिल पार्क को भी विकसित किया जा रहा है, पारसनाथ पहाड़ी को भी विकसित किया जा रहा है, और चित्रकूट पहाड़ी को भी विकसित किया जाता है। ठीक है, यानी कि सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल है झारखंड में गिद्धों की कितनी प्रजातियां पाया जाता है। ये गिद्ध के मामले में झारखंड काफ़ी आगे है। ठीक है, और गिद्ध की प्रजातियां आपका झारखंड में मिलता है 3 तरह की प्रजातियां, यानी कि 3 प्रजातियां झारखंड में पाए जाते हैं गिद्ध की। ठीक है, 35वां नंबर हमारा सवाल है भारत सरकार ने राज्य के किस जिले का चयन वन बंधु योजना के तहत किया है। भारत सरकार ने झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जिसका चयन किया है वन बंधु योजना का तहत, तो वो उसका सही आंसर होगा पाकुड़ जिला। ठीक है, ये पाकुड़ है, पाकुड़। ठीक है, आते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। किस कंपनी द्वारा रांची से निकलने वाले कचरे पर आधारित बिजली उत्पादन प्लांट लगाने का प्लान बनाया। ठीक है, ये कौन सा कंपनी है जो रांची में जितना भी कचरा निकलता है उससे बिजली बनाने का एक प्लांट लगाएगा, तो वो प्लांट लगाने वाले कंपनी कौन है, तो वो हिताची है। ठीक है, हिताची कंपनी उससे प्लांट लगाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, तो हुआ था आपके ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में कभी कौन सा शहर, तो रियो शहर में। ठीक है, रियो इसका पूरा नाम है, रियो डी जेनरो।
इस शहर में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, वो भी 1992 में। ठीक है, ये ब्रिटेन, ये सब मैंने गलत टिक कर दिया है। ठीक है, ब्रिटेन नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ब्राजील। अब ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, 38वां क्वेश्चन देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल संधि कब हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल संधि 1997 में हुआ था। ठीक है, क्योटो एक जो है ये जापान का एक शहर है क्योटो, वहाँ पर यह संधि हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जलवायु पर झारखंड एक्शन प्लान कब लागू किया गया था? जलवायु पर झारखंड एक्शन प्लान लागू किया गया था 2014 में। जो है 14 हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। हमारा अगला सवाल है, राज्य एक्शन प्लान 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा था? राज्य एक्शन प्लान 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला था वो था ये इसका सबसे संवेदनशील जिला, तो इसका सही आंसर होगा सरायकेला खरसावां। ठीक है, ये सरायकेला खरसावां जो है ये इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने जलवायु प्रदेश स्थित है? तो जलवायु कितने टाइप के स्थित है? तो तीन जलवायु प्रदेश झारखंड में स्थित है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है? तो क्योंकि झारखंड है तो झाड़ी वाला प्रदेश है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है। भले ही यहाँ पर खनिज संपदा बहुत ज़्यादा है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है। और यहाँ पर कृषि क्षेत्र का योगदान आपका 20% है। ठीक है, 100% में 20% कृषि क्षेत्र का योगदान है जी। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में। नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं, झारखंड के कितने प्रतिशत भूमि पर एक फसली कृषि होती है? एक फसली कृषि। ठीक है, तो कितना परसेंट भूमि है जहाँ पे एक फसली कृषि होती है? वो है आपका 40%, यानी कि 40% भूमि पर एक फसली कृषि की जाती है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय आपका रांची में स्थित है। तो रांची हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल है और ये आखिरी सवाल भी है कि देखिए, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब गठन किया गया है? यानी कि झारखंड राज्य में आपको पता होगा कि झारखंड के किस जिले से गंगा नदी सटकर गुजरती है? तो वो है साहिबगंज। ठीक है, साहिबगंज, झारखंड का जो साहिबगंज जिला है वहाँ से गंगा नदी गुजरती है। तो गंगा नदी को भी साफ करने का झारखंड राज्य ने एक प्लान बनाया हुआ, अलग अलग नीतियाँ बनाए। तो ये कब गठन किया गया था उसका नीति का गठन? तो वो 2009 में बनाया गया था वो नीति। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक